अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त 167 किलोमीटर तवील आबनाए हरमस के पानियों की अगर हम बात करें तो उसमें जंग की जो हौलनाकी है उसके साथ साथ हमें अमन की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। ये दोनों चीज़ें हमें साथ साथ बहती दिखाई देती हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अगर कहा जाए कि उस तरह से कामयाब न होने के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 और अमरीकी वक्त सुबह 10 बजे से आगाज़ हो चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इस बहरी नाकाबंदी में 2 बड़े तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड समेत 15 से 16 जंगी जहाज जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वाज़ेह पोजीशन लेते हुए नए कवानीन पर मबनी एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिनके मुताबिक किसी भी मुल्क ने बैनुल-अक़वामी हदूद से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन, उसके शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन को जवाबी कार्रवाई का पूरा इख्तियार होगा। नाज़रीन, ये जो पेचीदा सूरत हाल है इसमें ज़ाहिर है कि ब्लेम गेम भी जारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर से फ़ोन पर रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से माहिरीन की सतह पर मुफ़ाहमत के बावजूद अमरीकी आला हुक्काम की हठधर्मी और सियासी इरादे की कमी ये जो मुआहदा था इसकी राह में आड़े आई है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में पेशरफ्त का एतराफ़ किया और कहा कि एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। यानी डेडलॉक की असल जो वजह है वो ईरान का एटमी प्रोग्राम था और यही वजह अभी भी कायम है। साथ ही साथ JD का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो उसका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम रहा है। JD वेंस ने क्या कहा, पहले आपको एक झलक दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब नाज़रीन, इस बढ़ते बहरान के बीच पाकिस्तान का अमन मिशन मज़ीद चैलेंजिंग और अहम हो चुका है, ताहम कोशिशें जारी हैं। दुनिया की बाएतमाद न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का दावा यह है कि दोनों वफूद जल्द दोबारा इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। यही बात अल अरबिया न्यूज़ 5 ज़राए से बात करने के बाद कह रहा है। और अब देखना हमें यह होगा कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं किसी अमन मुआहदे तक पहुँचती हैं या फिर ईरान की बहरी नाकाबंदी और धमकियाँ दुनिया को एक बड़े तसादुम की खाई में धकेल सकती हैं। ये चीज़ें, ये सारे सवालात हम सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब और माहिर सिफारती उमूर और साबिक सफ़ीर इमरान अली चौधरी साहब। दोनों को वेलकम करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एडमिरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले तो सर नवाजिश, आपने वक्त निकाला। सर, आज दिन भर ये खबरें आती रही हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है और ये दूसरा दौर जो है ये जुमेरात को, थर्सडे को एक्सपेक्टेड है। लेकिन सर अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का जब भी हो रहा होगा, क्या ये सर पाकिस्तान में हो रहा होगा? जी, मेरे ख्याल में तो जैसे ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक इज्जत की बात कि इसके ऊपर हम पाकिस्तान की क़यादत पे इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इत्मीनान किया गया। उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो उसका एक तसलसल स्टार्ट हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तसलसल तो शुरू हुआ जब पहली दफ़ा वॉर में सस्पेंशन हुई, दैट इज ये 22 मार्च में ये स्टार्ट हुआ। तो 24 घंटे की हुई, फिर उसके बाद ये 5 दिन और उसके बाद 10 दिन और उसके बाद फिर ये इसके ऊपर फिर ये सस्पेंशन सीज फायर की तरफ गए। जी। तो मेरे ख्याल में तो एक दोनों ही तरफ से इस वॉर के अंदर जाने के बाद ये एक आप अर्ज कर लें और ये था कि इसको अभी खत्म करना है और किसी एक नुक्ते पे आके इसको मरकूज करके इसको इस वॉर से निकलना है। तो उस हवाले से ये चीजें फिर ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी 2 दिन की नेगोशिएशंस हुई, जिसके अंदर जो डिप्लोमेटिकली कहते हैं कि ऑल्दो देयर वाज नो ब्रेक थ्रू, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो छोटे मोटे नुकात रह गए उनके अंदर इन्होंने आपस में मिलके बैठ के और पीछे जो इनकी टीमें रह गई थी उन्होंने इस चीज को अभी एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं जहां पे अब ये ज्यादा ये खबर गर्दिश कर रही है। बल्कि मेरे पास तो ये खबर थी कि शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किसी एक ट्वीट में ये बात की है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं इस हवाले से, और जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनसे भी मिलना चाह रहे हैं। तो ये लग ही रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो इख्तलाफात थे, जो चीजें थी, वो एक ऐसी नहज पे आ गई हैं कि अब एक फाइनल जो है उसके मुसवदे पे अब काम शुरू हो गया है। और जैसे आपने कहा कि विद इन 2 डेज, हो सकता है 2 दिन में ये
इस तरफ पेशरफ्त हमें नजर आना शुरू हो ठीक जाए। है, 2 दिन में इस तरफ पेशरफ्त हो सकती है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। लेकिन इमरान अली चौधरी साहब, मुज़ाकरात में जो डेडलॉक आया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज़राए ये रिपोर्ट करते हुए हमें दिखाई दिए कि मुआहदा तकरीबन होने ही वाला था, जंगबंदी होने ही वाली थी मुस्तकिल, लेकिन यूरेनियम की अफजूदगी को लेकर जो मामला है वो अटक गया। और उसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितने बयान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है, बल्कि आज ही अमरीकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, रॉयटर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि किसी हद तक यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने के लिए अगले 5 साल के लिए ईरान राजी हो गया था, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि यूरेनियम अफजूदगी जो है वो अगले 20 साल के लिए रोकी जाए। तो सर, ये जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर हो रहा होगा, इमरान अली साहब, आपको लगता है कि फिर से इस बात पर डेडलॉक हो सकता है या कोई बीच का रास्ता, कुछ और मुद्दत घटाकर बढ़ाकर इसको तय किया जा सकता है? उम्मीद रखनी चाहिए हमें। जी देखिए, जो यूरेनियम का जहाँ तक मामला था ना, तो ये जब ओमान में टॉक्स हो रही थी तो ये तकरीबन 3% की उस 3% पे और एनपीटी के रूल्स के अंदर रहते हुए पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम एनरिच कर सकते थे। ये अमेरिका ने गोल पोस्ट मूव किया टॉक्स के दौरान, और वो भी सुना है मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, आखिरी 2 घंटे में। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि डिसीजन वॉशिंगटन में हुआ था कि इस वक्त हमने इनको टॉक्स को इस स्टेज पे कामयाब नहीं होने देना, शायद मजीद बातचीत करनी है। अब 1-2 चीजें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये यकीन हो गया कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगी तो ट्रम्प साहब फिर सेरा अपने साथ लेने के लिए वो शायद तशरीफ ले आए, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अभी इनका डेडलॉक रह जाए, लेकिन ये अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर इनकी कोई पॉलिसी जो है वो पीस वाली लगती नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चीन और ईरान को उनको प्रेशराइज करने के लिए कि ईरान को चीन कहे कि आप जो भी एग्रीमेंट हो वो कर लें। तो देखिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। बाकी जिस तरह एडमिरल साहब फरमा रहे हैं कि खबरें यही आ रही हैं कि अगला राउंड होगा, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अगला राउंड पाकिस्तान में हो, लेकिन अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है, यकीन से नहीं कहा जा सकता, उम्मीद है, क्योंकि अभी भी इल्ज़ाम तराशी जो है वो दोनों तरफ से जारी है। इनफैक्ट जो धमकियों का सिलसिला है अमेरिका की तरफ से वो भी जारी है ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। और आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। अब चाइना के हवाले से इमरान साहब जो आपने बात की है, मैं वापस आऊँगी इसी सवाल को लेकर आपकी तरफ, लेकिन अभी मैं एडमिरल साहब की तरफ आऊँगी। सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो सेंटकॉम कह रहा है कि बहरी नाकाबंदी का इतलाक जो है वो ईरान की तरफ जाने और वहाँ से आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर बिला इम्तियाज़ हो रहा होगा। सर, एक तो ये फरमा दीजिएगा कि ये जो धमकी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जंग की तरफ तो लेकर जा सकती है, अमेरिका को वापस मुज़ाकरात की तरफ नहीं ला सकती है। और सर, ज़ाहिर है कि आप वाइस एडमिरल रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या अबनाए हुर्मुज़ पर इस तरह की बहरी नाकाबंदी जो है वो सर मुमकिन भी है? जी आसमा, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि जो टेक्निकल पहलू है या लीगल पहलू आप कह लें, और दूसरा है इसकी ऑप्टिक्स। तो जो लीगल पहलू है और जो इसके लिए जितनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और जिस तरीके से रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से आ रही है, तो अगर एक कंट्री, आप इसको देख लें कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं सका और उसने बाकी मुल्कों की हेल्प के लिए, नेटो और बहुत सारे ममालिक की उसने हेल्प लेने की कोशिश की, तो वो ब्लॉकेड को कैसे इफेक्ट करेगा? बिकॉज ये उससे बड़ा काम है। उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको शिप्स चाहिए, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए। तो इसकी मेरे ख्याल में, और इसके लिए टाइम इज अनदर फैक्टर, जो कि क्योंकि ये मुहासरा होता है। जैसे आप पुराने जमाने में किलों के मुहासरे किए जाते थे तो फौज जाके बैठ जाती थी, जी जी, और लंबे अरसे तक बैठती थी, जाके वो स्टेट जो है वो केव इन कर जाए और उनके मुतालबात मान ले, जी और वो फ्लैग जो है ना रेज कर देते। तो इस केस में तो ईरान के खिलाफ अगर ये ब्लॉकेड करेंगे तो ईरान के खिलाफ तो ऑलरेडी वो 47 ईयर से तो सैंक्शंस के तहत चल रहे हैं, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ऑप्टिकल वैल्यू इसकी ज्यादा है, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि जैसे जितनी तेजी से ये चीजें सॉल्व हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये मायदे की तरफ जाएंगे, और अगर जैसा कि पोर्ट्रे हो रहा है कि यहाँ पे कुछ सुदूर भी आएंगे जिनके अंदर
ट्रम्प साहब की आमद के भी मुतवक्के है, तो एक उसकी वैल्यू ये बनती है कि हमने चूंकि इनको ब्लॉकेट कर दिया, तो उन्होंने जो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आ गया। शायद उसके जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर वो उसकी एक पॉजिटिविटी लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है। ठीक हो गया। मैं इमरान अली साहब, सर आपकी तरफ अब आऊँगी। चाइना की बात कर लेते हैं। ये जो नए कवानीन पर मबनी एक हुक्मनामा जिस पर वहाँ के प्रेसिडेंट ने सर साइन कर दिया, इनफैक्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे बता दीजिएगा उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसमें किसी भी तरह से कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए चाइना या चाइना के शहरियों के मफादात को किसी तरह से मुतासर करने की कोशिश करता है, तो फिर चाइना के पास पूरा ये इख्तियार है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सर, ये जिसे कहा जाता है कि हफ्ज़ मतकद्दुम के तौर पर उन्होंने आज इसका ऐलान कर दिया है, या आपको लगता है कि नहीं वाक़तन सिचुएशन उस तरफ जा रही थी कि चाइना का ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? और सर, चाइना के इस पर सिग्नेचर्स करने के बाद इस एक हुक्मनामे के ऊपर आपको लगता है कि अमेरिका मज़ीद प्रेशर में चला गया? नहीं, अमेरिका प्रेशर में तो जी नहीं गया होगा, वो उनको पहले ही पता था यही होगा, क्योंकि ईरान का ऑयल जो है वो चाइना जाता है। चाइना की जो बहुत सारी हाई परसेंटेज ऑफ नीड्स हैं जी वो ईरान से आती हैं। अब ये अमेरिका के पास जब वो कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं दूर से, तो ये ऑप्शन होती है कि वो कौन सी शिप्स को जाने दें, कौन सी शिप्स को ना जाने दें। ठीक, उन्होंने पहले एक चाइनीज टैंकर को जाने दिया, लेकिन इसके साथ साथ अब डिपेंड करता है कि वो ईरानियन ओरिजिन के ऑयल को जाने देगी या नहीं। लेकिन चाइना की इससे ये इंटेंट शो होती है कि चाइना विल इंटरवीन अगर चाइना के इंटरेस्ट को धचका लगा। जी। अब मसला ये है कि चाइना ने अभी तक मिडल ईस्ट में पेरिफेरल रोल प्ले किया है, सामने आके नहीं किया। तो ये अब चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को भी अब ये देखना चाहिए कि जब आप एक सुपर पावर बनने का आज़म रखते हैं या आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप मिलिट्री फोर्स की प्रोजेक्शन कर सकें। अगर इतनी देर के बाद उन्होंने ये किया है, तो उनको शायद इससे पहले डिप्लोमेटिकली अपने आप को असर्ट करना चाहिए था। उन्होंने डिप्लोमेटिकली रशिया ने और चाइना ने काफ़ी देर की, 30 दिन की तकरीबन जंग और बॉम्बिंग हो चुकी थी। ये कोई नहीं कह रहा कि वो शिप्स लेके पहुंच जाते और तीसरी जंग अजीम शुरू कर देते, लेकिन आपका एक असर्शन होती है, आप एनवॉइस भेजते हैं, आप बात करते हैं, आप स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज एन इलीगल वॉर, इट शुड स्टॉप इन 3 days, कुछ तो करते हैं। तो ये जो लेड बैक एटीट्यूड है ना इन दोनों बड़ी पावर्स का, पावर नंबर 2 और पावर नंबर 3 का, ये भी मुनासिब नहीं है। और चाइना को रीअसेस करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 years कि क्या उसने मिलिट्री फोर्स प्रोजेक्शन कहीं करनी है मिडल ईस्ट में कि नहीं। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ताइवान के एरिया में सपोर्ट करते हैं, जी। लेकिन मिडल ईस्ट में भी उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो चाइना को भी अपना जो लेड बैक एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें तब्दीली करना पड़ेगी। लेकिन अभी आप फरमा रहे हैं कि हुक्मनामे के ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं, इससे अमेरिका जो है वो प्रेशर में आने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों अपनी अपनी शराइत लेकर नाज़ीर ममालिक बैठते हैं, ईरान और अमेरिका, तो दबाव में इनफैक्ट है कौन और ज़्यादा नुकसान किसका हो चुका है और कौन इस पोजीशन में है कि अपनी शराइत मनवा सके? इस पर भी हम डिटेल में गुफ्तगू कर रहे होंगे। दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपके हमारे साथ रहिएगा। मुख्तसर ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं। इमरान अली चौधरी साहब हैं, हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड सईद साहब तशरीफ़ रखते हैं। एडमिरल साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ये बहरान बढ़ता चला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है। सईद साहब देखिए, इस टर्बुलेंट वाटर्स के अंदर अपने आप को बैलेंस रखना और न्यूट्रल रखना एक बहुत बड़ी एक जदोजहद है जो पाकिस्तान कर रहा है। और इसमें जैसे आपको पता है कि बहुत सारी स्पॉइलिंग फोर्सेस हैं और वो काउंटर ऐसे जनरेट कर रही हैं कि जो कि
पाकिस्तान को बड़ी तहम्मुल से वो चीजें सुनना पड़ती हैं, देखना पड़ती हैं और उनको लेके चलना पड़ता है। और इसी जी जी। तरीके से समंदर के अंदर भी ऐसे कई वाकयात हैं जिनको के बड़े तहम्मुल से देखा जा रहा है। मैं जो एम्बेसडर साहब ने बात की चाइना के हवाले से, मैं उसमें एक एडिशन करना चाहूंगा सर, आपकी इजाजत से, सर। कि चाइना को शायद क्यों ये रिटर्न देना पड़ा, उसके अंदर तो एक मुहर्रिक ये भी है कि ईरान के खिलाफ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने इनके खिलाफ सैंक्शंस लगाई, तो अब जाहिर है कि ऑयल यहाँ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑयल जा रहा था। लेकिन उसके अंदर ये था कि जो शिपिंग है उसको ग्रे शिपिंग कहलाती है, कि वो किसी मुल्क का फ्लैग नहीं फ्लाई करते और वो ऑयल लेके जा रहे थे। अब डिक्लेरेशन करने से ईरान को एक चीज तो ये भी है कि वो ग्रे शिपिंग से उसको निकलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी टैंकर शिप ईरानी पोस्ट पे जाएगा, ठीक है, वो फ्लैग वो चाइना का फ्लैग कैरी करेगा, और अब चाइना को उसको पूरी प्रोटेक्शन देना पड़ेगी। तो ये वाला भी एक भी उसका एस्पेक्ट है कि उसको अभी इसके बाद से, जैसे वैसे साहब ने कहा कि एक लेड बैक सिचुएशन में, जैसे कि वो पहले इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो अब उन्हें फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा, उनके शिप्स को भी आना पड़ेगा ताकि वो अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस सारी सिचुएशन में जो कॉशन वर्ड है वो हमेशा यही रहेगा कि जब इतनी ज्यादा फोर्सेस बहुत ज्यादा क्लोजली ऑपरेट कर रही हों, जिसमें कि अब चाइनीज भी होंगे, जी जी, बाकी फोर्सेस भी होंगी, और ये ब्लॉकेडिंग फोर्सेस भी अमेरिका हाँ की हाँ, हैं, जी, तो उसमें कोई स्पॉइलर है या कोई मिस इंटरप्रिटेशन या इस तरह की कोई चीज ना हो जो इस सारे प्रोसेस को डैमेज करे, सबूताज कर डीरेल करे सके। या उसको सबुटाज करे। तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल। वर्ड ऑफ कॉशन है मेरे मेरे ख्याल में। ठीक है। इसको स्पॉइल करने की के मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की एफर्ट्स ज़ाहिर है पहले भी हो रही थी। ज़ाहिर उसमें इसराइल तो है ही है, इमरान साहब, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी भारत जो है अब वो भी उसमें बड़ा एक्टिव दिखाई देता है, और उसके जो एक्टिव होने का एक सबूत है वो आप उसके मीडिया को देखकर आप हम सब लगा सकते हैं। लेकिन सर ये जब बाकी ममालिक की भी एडमिरल साहब बात कर रहे थे कि इसमें चाइना भी है, इसमें खलीजी ममालिक भी हैं, ईरान भी है, इसराइल भी है, तो मैं इसराइल के हवाले से बात करना चाहूँगी। उनके जो इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनका एक बयान सामने आया कि ईरान में जब तक रिजीम चेंज नहीं होता है हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होगा और हम इस मिशन को मुकम्मल करके रहेंगे। तो सर क्या इस बात से, उनके इस बयान से ये मतलब अखज़ किया जाए कि अगर कोई मुआहदा हो भी जाता है तो मुआहदा काफ़ी नहीं होगा जब तक इसराइल को इसके अंदर इंगेज नहीं किया जाता? और क्या ये तेहरान के लिए ऐसा करना मुमकिन होगा, या उसको ये करना चाहिए कि जहां दो लोग टेबल पर बैठ रहे हैं वहां इसराइल को भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनाया जाए? देखिए, इसराइल अगर टेबल पे बैठ भी जाए, वादा कर भी ले, तो एक इंतहाई मलून लीडरशिप और एक इट्स अ टेररिस्ट स्टेट, वो कभी भी एप्पल कार्ट को असैसिनेट करके, सीक्रेट करके काबिल फरार कर एतमाद सकती नहीं है। है, बिल्कुल। इसमें इशू है अमेरिका का। अमेरिका को आपको बाइंड करना पड़ेगा कि जी आप बताएं कि आप इसराइल की क्या गारंटी ले सकते हैं। ये अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अभी भी अगर ईरान किसी प्रेशर के तहत किसी मुआहदे का हिस्सा बन भी जाता है, उसको ईरान को भी सोच समझ के अमेरिका से गारंटीज लेके फिर मुआहदे को साइन करने चाहिए। इसराइल की गारंटी देनी पड़ेगी और इसराइल को इस पर साइन ऑन करना पड़ेगा। जो उन्होंने लेबनान में किया है, जनूबी लेबनान में, वो किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है। और वो गाजा की लाइक सिचुएशन उन्होंने की है, लेबनान को लोग भूल गए। और टॉक्स क्या हो रही हैं, देखें, अजीब दुनिया गंदी है। टॉक्स वाशिंगटन में कौन कर रहा है जी? लेबनान का एम्बेसडर कर रहा है और इसराइल का एम्बेसडर कर रहा है। एम्बेसडर्स की ये वैल्यू नहीं होती कि वो नेशनल लेवल पे टॉक्स करें। नेतन्याहू को आना चाहिए था ना, जिस तरह वो के 7 दफा आ चुका है वाशिंगटन पहले। आप सही फरमा रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर अटैक्स किए गए हैं, जितना बड़ा वहां पर जानी नुकसान हुआ है, आप सही फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं एम्बेसडर्स के उस पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये जो अमेरिका की जानिब से सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एडमिरल साहब कि चीन जो है उसने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, चीन इसको मुस्तरद कर चुका है। सर इस पर कोई कॉमेंट अगर आप करना चाहें प्लीज़। देखिए, ये इल्ज़ाम और काउंटर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि चीन ने हमेशा हमायत की है कि अमन कायम हो, और उस हवाले से उसकी कोशिशों को मेरे ख्याल में हमें
ऑनर करना चाहिए, उनकी लीडरशिप को भी ऑनर करना चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूसरी लीडरशिप है वहां पे जो बयानात हैं बड़े ही क्योटिक किस्म के हैं और ऐसे इरेगुलर हैं कि जिससे आप ज्यादा जंग की तरफ आपको माहौल नजर आता है। तो ये इन दोनों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में इस तरीके से ये जो इल्जाम है ये शायद उतना टेनेबल नहीं है। सर मैं इमरान साहब आपसे लबनान के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं तो इससे लबनान में जंगबंदी हो रही होगी सर? लबनान में तो जंगबंदी हो रही होगी जी, लेकिन वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया उनके साउथ के रिवर तक। पता नहीं वो वापस जाने पे अब तैयार होगा नहीं होगा, एक गुलान की तरह कोई बना के बैठ जाएगा। और अगर ईरान ने एयर डिफेंस का सिस्टम दिया तो मेरी तरफ से 3 और दे दे इनको। इट रियली डजंट मैटर। आपने एक मुल्क को बम्बार्ड करके उसका हशर निकाल दिया है, अगर दे दिया एयर डिफेंस तो गुड फॉर एवरीबॉडी। हाँ, और अब आप चाह रहे हैं कि उसकी कोई मदद भी ना कर रहा हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया इमरान अली चौधरी साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं, बड़ी गहरी निगार नेशनल अफेयर्स पर हमारे साथ मौजूद है, अपना तज्जिया शेयर किया। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब सर आप हमारे साथ मौजूद थे, मैं समझा रहे थे ये जो बहरी नाकाबंदी का मामला है, ये जो अबनाए हुर्मस का मामला है, इस पर आपने अपना तज्जिया शेयर किया। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासत में सीज़ फायर के लिए जारी तवील इंतजार की। IMF की जानिब से आज जारी होने वाली रिपोर्ट ने मुल्क में शरह नमू 3.6% रहने और महंगाई में मजीद इजाफे की पेशगोई करके खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% थी, जो रवां बरस 7.2% और अगले माली साल में 8.4% तक जा सकती है। मगर इसके बावजूद सियासी सीज़ फायर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी बानी PTI से मुलाकात का दिन था, ताहम उनकी अपनी अहलिया से मुलाकात तो करवा दी गई, लेकिन उनकी बहनें, वकला और पार्टी क़यादत उनसे नहीं मिल सकी। इस पर अडयाला जेल के बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज किया। PTI के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं KP के लिए शफी जान साहब, उन्होंने कहा कि दाखिला पॉलिसी में बेहतरी के बगैर खारिजा पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती है। ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो बराह रास्त ईरान अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की जानिब था। PTI की जब हम बात करते हैं नाज़रीन तो उससे लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दिया है। ये सारी सूरत हाल हुकूमत से पोशीदा नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन के साथ सालिसी के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई एफर्ट नहीं हो रही है? ऐसा क्यों है? हुकूमत क्या सोच रही है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने आज मदऊ किया है, खुसूसी रिक्वेस्ट की है मुस्लिम लीग नून की सीमा और रुकन कौमी असम्बली शुमाइला रायना साहिबा से, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शुमाइला साहिबा बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाला। शुमाइला साहिबा, शफी जान साहब फरमा रहे हैं कि जब तक आप दाखिला पॉलिसी में बेहतरी नहीं लाते हैं खारिजा पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है, लेकिन हम तो बिल्कुल इसके अपोजिट देख रहे हैं। हुकूमत को खारिजा महाज पर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी तो मुझे याद पड़ता है आपने कहा था कि जब हम इतनी कामयाबियां समेट रहे हैं तो हमें PTI से मुज़ाकरात या मामलात तय करने की क्या ज़रूरत है। मैम, आज भी यही सोच है नून लीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैम देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर जो कामयाबियां समेट रहा है और समेटी हैं और उसका डंका पूरी दुनिया ने उस पे देखा। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो सफारती महाज के ऊपर कामयाबी है, जो वो लोग बयानात इमरान खान साहब की बहनें दे रही हैं, उन बयानात से और तो कोई खुश नहीं होगा, लेकिन हमारा दुश्मन जरूर खुश होगा। तो आप पहले ये सेट कर लें कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रही हैं और क्या उन्होंने पाकिस्तान की वो खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, या उनका मकसद जो है वो नहीं। शुमाइला साहब, वो लोग ये कहते हैं कि जाहिर है कि जब आप उनकी मुलाकात नहीं होने देंगे तो वो जाहिर है वो गुस्से में नाराजी इस तरह के बयानात देंगे। वो तो कहते हैं कि उनसे बड़ा तो हुब्बुल वतन कोई नहीं है। माजी में पहले भी बयानात दिए हैं। नहीं, नाराजगी गुस्से की बात नहीं है। आप माजी उठाकर उनका वो देख लें, उन्होंने पहले भी ये बातें की हैं। और ये जो मुलाकात पे जो अभी इस वक्त पाबंदी लगी है वो इस वजह से है कि देखें, हर कोई आके बाहर अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए वो रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को
पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को चैलेंज करते हैं, और वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, उनको इंस्टिगेट करते हैं, एंगेज करते हैं, उसमें इंस्टिगेट करते हैं कि अपनी रियासत के खिलाफ उठ जाओ, अपनी फौज के खिलाफ उठ जाओ, अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ जाओ। मतलब आप देखिए, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की माजरत के साथ किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में भी, वफाक में भी, और तमाम जो दीगर सूबे हैं उनमें भी हम पाकिस्तान के आइन को और कानून को पामाल करने वालों को उनकी सजा भी मिलेगी। और मैंने आपको ये पहले बताया कि पाकिस्तान में और खसूसन अब पंजाब में किसी को कानून को हाथ लेने की इजाजत नहीं होगी। कोई रियासत को, कोई इमलाक को या कोई नुकसान पहुंचाने की अगर कोई ठान ले तो ये पर शुमाला साहिबा, पुरअमन एहतजाज की इजाजत तो होनी चाहिए ना। यही जो मैम शुमाला साहिबा आपने सजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है और जो आपने कहा कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कानून हाथ में लेने की, इसी के बारे में पीटीआई ये कहती है कि जब उनके लोग बाहर निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए भी निकलते हैं, तो आप उन पर न सिर्फ लाठियां बरसाते हैं बल्कि उनके ऊपर गोलियां भी बरसाते हैं। तो इस चीज का तयन कौन करेगा कि ये एहतजाज पुरअमन है, पुरअमन नहीं है? क्योंकि वो आप पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो आप उनके ऊपर मुश्तिल होने का इल्जाम लगाकर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं। अभी इन्होंने सानिया 9 मई में कुछ नहीं किया। इन्होंने अपना जो पिछला ये 16 नवंबर को जो एहतजाज था, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने हाजिर सर्विस जो एक आला अस्करी जो क़यादत है उनके घरों के अंदर इन्होंने धावा नहीं बोला। क्या इन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया? आप मुझे ये बताएं, शोहदा के जो मुजस्मे हैं उनको लेकर ये सड़कों पे नाचते रहे, उनकी बेहुरमती करते रहे, और उनके जो पाक फौज के जो शोहदा हैं उनकी खानदान को जो है वो एजा पहुंचाते रहे, उनको तकलीफ पहुंचाते रहे। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने अभी कानून हाथ में नहीं लिया, या इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, या इन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया? IMF की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है, जिससे मैंने आगाज किया अभी सेगमेंट का, कि शरह नमू जो है वो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और ये महंगाई बढ़ते बढ़ते जो है वो 8.2% तक भी जा सकती है। अभी इस साल 7.2% होगी, अगले साल इससे भी बढ़ सकती है, 8.4% तक जा सकती है। देखें, जो महंगाई का तयन कर रहे हैं वो अवाम पे टैक्स लगाने की और मजीद जो है वो उसके ऊपर इजाफा करने की तजवीज भी दे चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हम वजीर आजम ने, वजीर आला ने अपनी अवाम के ऊपर बोझ ना डालने का फैसला किया है। हमने कफायत शुआरी मुहिम का आगाज किया। हमने 129 अरब रुपया सब्सिडी की मद में 3 हफ्तों के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने उसको मैनेज किया। उसके बाद हमने टारगेटेड सब्सिडी जो है उसका आगाज किया। हमने टारगेटेड सब्सिडी दी कि जो उमरा और इशराफियां हैं वो उस स्कीम के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जो गरीब रेडी बान है और जो ठीक हो गया, आप ये फरमा रही हैं कि आपकी जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी जो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। देखा कि मैं एक बात मुकम्मल कर लूं। जी, आपने देखा कि वफाक में ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। आपने देखा सूबे में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने तमाम बसेस को जो है वो आवाम के लिए फ्री सफर का 1 महीने के लिए जो है वो ऐलान किया है, और आवाम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ने जा रही है ना मैम शुमाइला, इससे आवाम मुस्तफीद नहीं हो रहे होंगे? इससे आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में और ज्यादा पिसले होंगे? हुकूमत का एक आम शख्स का शुमाइला साहब मेरी भी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। सबका मसला जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, घर का जो सौदा सलफ है, सब्सिडी की मद में जो खतीर रकम दी उसका यही बेसिक पर्पस था कि महंगाई में और इश्याए खुर्दोनोश में जो है वो इजाफा ना हो। अच्छा, आप ये फरमा रही है कि आप एफर्ट्स कर रही हैं, आपकी हुकूमत एफर्ट कर रही है, वफाकी हुकूमत एफर्ट कर रही है, पंजाब हुकूमत एफर्ट कर रही है, आप लोगों की कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। लेकिन ये जो अभी लोड शेडिंग का एक बोझ आने वाला है, सर्दियों में हमें गैस नहीं मिलता है पाकिस्तान में और गर्मियों में बिजली नहीं मिलती,
लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी, जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे आके बताया कि हम आपसे बात करने वाले हैं लेकिन फ़ौरन से हम बात नहीं कर सकेंगे, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आपकी तरफ भी लोड शेडिंग हो रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा इत्मीनान हुआ कि चलें बाकी किफ़ायत-शारी में आप लोग आते हैं नहीं आते हैं, लोड शेडिंग में आप लोग ज़रूर आ रहे हैं हमारी तरफ। आसमा हद हो गई। मैं तो ये मीडिया से मेरी एक तवक्को है जी। और मैं उम्मीद करती जी। हूँ कि वो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जो अवाम दोस्त पॉलिसी हैं, उस पे तो हमें अप्रिशिएट करें। उसकी ये रीजन है कि अगर आप हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगी, आप कौम की रहनुमाई नहीं करेंगी, तो फिर कौम को कैसे मालूम पड़ेगा? आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा भी घर है। चले मैम, मसला हमारे ये भी है ना कि हम अखराजात हैं, पाकिस्तानी हमने मीडिया अपने- हैं, हम हमने पाकिस्तानी अपनी एंकर्स बात हैं, को- हम अपनी हमारे बात साथ को तो आप लोग मद्देनजर डालकर सुन लें हम ना इस कौम के साथ खड़े हुए मैम, हैं। अर्ज सुन लें, अर्ज सुन मिनिस्टर लें। पंजाब मरियम नवाज जी। शरीफ मुश्किल वक्त में अपनी अवाम, अपनी सूबे के साथ खड़ी है और वजीर आजम जो है वो अपनी सूबे, अपने जो वजीर आजम है वो अपने लोगों के, अपनी अवाम के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमने तो इस मुश्किल के वक्त में उनको तनहा छोड़ा ही नहीं। हमने ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट फ्री ठीक हो गया मैम, हमने ट्रांसपोर्ट मैम आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया। शुमाइला राना साहिबा, मैं छोटा साहब से गिला बचाऊंगी कि हम पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी एंकर्स को तो आप लोग डांट डपट कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम आपका पॉजिटिव इमेज नहीं दिखा रहे, IMF वालों की भी थोड़ी सी डांट डपट कर लीजिए कि इस तरह के रिपोर्ट्स पर ना जारी किया करें जिसमें बताया जाता है कि जी अभी जो महंगाई है वो 4.5% थी और नेक्स्ट ईयर जो है ये हम 8.4% देख होंगे। हम लोग घबरा जाते हैं ना, फिर घबरा के आपसे सवाल करते हैं तो आप आगे से डांटने लग जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया को। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने देखा, कल फिर मिलते हैं आपसे।